Hello friends, this is a third part of Home Science previous paper. So without wasting your time, I am getting to start the question paper with the answer. So 91 question is, in the nutritional management of chronic renal failure, following are restricted in the diet. Means कि chronic renal failure में जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट किया जाता है उसमें कौन कौन सी डाइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. सो इसका आंसर है फर्स्ट मीन्स ए बी एंड डी. पहला है प्रोटीन, दूसरा सोडियम और तीसरा है वाटर. मीन्स प्रोटीन, सोडियम और वाटर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. अब देख लेते हैं कि क्रॉनिक रीनल फेल्योर क्या होता है और इसमें क्यों ये प्रोटीन, सोडियम और वाटर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. जो क्रॉनिक रीनल फेल्योर है उसमें जो डाइट मैनेजमेंट का है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी डाइट चेंजेस की जाती हैं. अब जैसे कि फ्लूइड को लिमिटिंग फ्लूइड्स, ईटिंग अ लो प्रोटीन डाइट, लिमिटिंग सॉल्ट, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गेटिंग एनफ कैलोरीज इफ यू आर लॉसिंग वेट. मीन्स कि इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना है और अगर आपका वेट लॉस हो रहा है देन आपको एनफ कैलोरी लेने की ज़रूरत है. और क्रॉनिक रीनल फेल्योर में अगर डायलिसिस की ज़रूरत है, मीन्स ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें कि डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, देन उस टाइम पर डायलिसिस में जो डाइट की अल्ट्रेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. अब जो डाइट में मॉडिफिकेशन किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है, मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है. क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इट लिमिट द बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी. मीन्स बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स की बिल्डिंग होती है, जो बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उसको लिमिटेड करता है, ये उसको रोकता है अगर आप डाइट को मॉडिफाई करके लेते हो तो. अब जो ये जो लिमिटेड फ्लूइड्स लेना है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है डायलिसिस के दौरान. बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस टाइम पर डायलिसिस में जो यूरिनेशन प्रोसेस होती है वो बहुत कम हो जाती है. और अगर यूरिनेशन नहीं होगा देन क्या होगा कि जो फ्लूइड्स होंगे वो हार्ट में, लंग्स में वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे, बहुत अधिक मात्रा में वो इकट्ठा होते जाएंगे. अगर आप जो है प्रॉपर फ्लूइड्स ले रहे हो, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, देन ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे, आपके हार्ट और लंग्स को ये जो हार्म कर सकते हैं. सो इसलिए इसमें जो है इन जो है डाइट्स को मॉडिफाई किया जाता है और जैसे प्रोटीन है, सोडियम, वाटर है और जो भी अदर लिक्विड हैं उनको इसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 92 क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी. अब ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन है. आंसर है इसका फोर्थ, यानी कि ए, डी एंड ई. पहला है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज. ओके. देन है डी, मेंटेनेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पीएच एंड ई है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मीन्स ये हमारी जो ग्रोथ है और हमारी जो टिश्यूज है उनको ग्रोथ प्रोवाइड करता है, उनको मेंटेन करता है, रिपेयर करता है और हमारा जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करता है और जो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. फॉलोइंग फूड्स आर कुक्ड बाय द मेथड ऑफ ब्रॉयलिंग. कौन कौन से फूड हैं जिनको ब्रॉयलिंग की मदद से कुक किया जाता है. इसका आंसर है सेकेंड, ए, बी एंड डी. पहला है पापड़, दूसरा है स्वीट पोटैटो एंड तीसरा है चपाती. तो ये जो तीन प्रोडक्ट हैं इनको ब्रॉयलिंग मेथड द्वारा कुक किया जाता है. ब्रॉयलिंग क्या होता है. ब्रॉयलिंग में डायरेक्ट हीट की हेल्प से फूड को कुक किया जाता है और इसमें जो है ये जो हीट दी जाती है वो रेडिएशन के थ्रू दी जाती है. इंफ्रारेड रेज के थ्रू जो है रेडिएशन दी जाती है और उसी के थ्रू ये डायरेक्ट हीट की हेल्प से जो है फूड कुक किया जाता है. जैसे कि आप पापड़ देख लो, पापड़ को डायरेक्ट हीट में हम कुक करते हैं, स्वीट पोटैटो को, चपाती भी. अब जो चपाती है वो
रोस्टिंग में भी आता है और ब्रॉयलिंग में भी आता है। जो रोस्टिंग होता है उसमें क्या होता है, ये ब्रॉयलिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्रॉयलिंग में आप डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में फूड को लाते हो और जो है कुक करते हो, जबकि जो रोस्टिंग होता है उसमें किसी मेटल की या फिर किसी फ्राइंग पैन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप फूड को रख करके तब आप जो है उसको हीट देते हो और कुक करते हो। अब जो चपाती है उसमें आप क्या करते हो, आप जो है पैन का भी यूज़ कर रहे हो चपाती के लिए, उसके बाद में उसमें डायरेक्ट हीट भी दे रहे हो, तो ये रोस्ट में भी आ जाता है और ब्रॉयल में भी आ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन? कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं? इसका आंसर है थर्ड, ए, सी एंड डी। पहला है ऑक्जेलिक एसिड, दूसरा कैफीन और तीसरा है फाइटिक एसिड। ये तीनों ही कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। अब जो ये फाइटिक एसिड है और ऑक्जेलिक एसिड है, ये कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, नेचुरली कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं और कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं, कैफीन भी। अब कुछ फूड्स हैं जो कि जिसमें कि ऑक्जेलिक एसिड हाई अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे कि स्पिनच, स्वीट पोटैटो और बीन्स है। और फाइटिक एसिड किन किन में हाई होते हैं, जैसे कि जो कि मेनली ये जो फाइबर कंटेनिंग होल ग्रेन प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि व्हीट ब्रान हो गया, बीन्स हैं, सीड हैं, नट्स हैं, सोया आइसोलेट्स हैं, तो इनमें फाइटिक एसिड हाई अमाउंट में पाया जाता है। अब कुछ रिसर्च हुए, इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर आप स्पिनच और मिल्क सेम टाइम पर लेते हो तो ये क्या करता है, जो मिल्क में कैल्शियम होता है उसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। बल्कि इसके अपोजिट में क्या होता है, अगर आप व्हीट प्रोडक्ट्स लेते हो, मीन्स व्हीट ब्रान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जो व्हीट ब्रान है उसमें फाइबर है और जो व्हीट प्रोडक्ट्स हैं उसमें फाइबर नहीं होता, क्योंकि उसमें फाइबर रिमूव हो जाता है तो प्रोसेसिंग के बाद। तो जो व्हीट प्रोडक्ट्स हैं वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम नहीं करते हैं, रिड्यूस नहीं करते हैं। सो आप समझ गए कि कौन कौन से फूड्स हैं जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, जिनमें कि ऑक्जेलिक एसिड, फाइटिक एसिड और कैफीन तो आप जानते हो टी में, कॉफ़ी में पाया जाता है। और अल्कोहल भी जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। सो आप ये पता चल गया कि हाँ कौन कौन से फूड्स हैं जिसमें कि ऑक्जेलिक एसिड और कैफीन और फाइटिक एसिड पाए जाते हैं और ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। अब है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल को जब आप कट करते हो तो उसमें जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है उसको कैसे रोका जा सकता है? इसका आंसर है थर्ड, ए, सी एंड डी। ए मीन्स ये बैलेंसिंग नहीं है, ब्लांचिंग है, और सी यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, और डी है डिपिंग इन वाटर। मतलब इन तीनों ब्लांचिंग के थ्रू, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके और वाटर में डिप करके इनको एंजाइमेटिक ब्राउनिंग से बचाया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि ब्राउनिंग क्या होता है, कितने टाइप का होता है और ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ ब्राउनिंग। तो इसमें क्या है, ये दो टाइप के हैं, एक तो है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और दूसरा है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। सॉरी, ठीक है, ये है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ये दो टाइप के होते हैं ब्राउनिंग रिएक्शन। फिर आता है जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होता है और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होता है। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का मतलब है जब भी आप कोई फ्रेश फ्रूट्स या फिर बेवरेज है या फिर वेजिटेबल्स हैं, वो जब एयर के एक्सपोजर में आता है देन उसके अंदर जो एक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो उसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आप एप्पल को काटते हो या फिर बनाना को काटते हो तो क्या होता है, उसमें जो पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है देन वो एयर से एक्टिविटी कर करके जो है उसके कलर को ब्राउन कर देता है, तो ये एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। दूसरा है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, जिसमें कि जो है फूड का कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि या तो ब्राउन हो जाएगा फ्लोरोसेंट, या फिर उसमें हाई क्रॉस लिंक पिगमेंट जैसे कि मेलानोइडिन, क्रोमोफोर्स, इनका प्रोडक्शन हो जाता है। तो जो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होते हैं उसमें किसी भी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती है।
अब देखते हैं कि जो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है उसमें दो मेन होते हैं, एक है कैरामलाइजेशन और दूसरा है मेलार्ड ब्राउनिंग। जो कैरामलाइजेशन है उसमें क्या होता है, जब भी आप शुगर को ड्राई हीट देते हो देन क्या होता है कि वो कैरामलाइज हो जाता है, मीन्स उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसे कि कैरामलाइजेशन कहते हैं। और मेलार्ड ब्राउनिंग में क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा कि आप ब्रेड को टोस्ट करते हो जब, तो क्या होता है उसका कलर चेंज हो जाता है और उसमें जो प्रेजेंट प्रोटीन है उनका भी लॉस होता है। मीन्स जो ये मेलार्ड रिएक्शन हो रहा है उसमें प्रोटीन का भी लॉस होता है, मीन न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। तो ये हो गया, ये मेलार्ड ब्राउनिंग होती है। जैसे कि एग्जांपल आपका टोस्टिंग ब्रेड, ये मेलार्ड ब्राउनिंग हो गया। तो इस तरीके से कैरामलाइजेशन और मेलार्ड ब्राउनिंग दो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होते हैं। और ब्राउनिंग जो है उसमें कुछ डिज़ायरेबल भी होते हैं, कुछ अनडिज़ायरेबल भी होते हैं। डिज़ायरेबल में आपने देखा जैसे कि टोस्टिंग ऑफ ब्रेड है, ये डिज़ायरेबल हो गया। और अनडिज़ायरेबल में जैसे कि आपने देखा कि एप्पल है या बनाना को आप कट करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कट होता है, एयर कॉन्टैक्ट में आने पर वो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो हमको नहीं पसंद आते, मीन्स वो अनडिज़ायरेबल होते हैं। सो इस तरीके से आप ये समझिए कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होता है और ये इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एसेंशियल्स ऑफ क्लॉथिंग फॉर इन्फेंट्स आर, इसका आंसर है थर्ड, बी, डी एंड ई। बी का मतलब कंफर्ट, हाइजीन एंड वार्मथ। मीन्स जो बच्चे का कपड़ा है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए और वार्मथ होना चाहिए, गर्मी प्रदान करने वाला होना चाहिए। फिर है फॉलोइंग आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। इसका आंसर पहला है ए एंड बी, यानी कि वो स्मूथ होते हैं और उसमें जो एलोंगेशन होता है वो मॉडरेट लेवल पर होता है। अ कार्डेड यार्न इज, इसका आंसर है थर्ड, ए एंड सी। मीन्स जो कार्डेड यार्न है वो कोरस होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है कम होती है। अब देख लेते हैं कार्डेड यार्न क्या होता है। कार्डेड यार्न और कॉम्ड यार्न दो यार्न होते हैं। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि कार्डेड यार्न और कॉम्ड यार्न दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। जो कार्डेड यार्न होता है वो क्या होता है, जो कार्डेड स्पिनिंग टेक्निक के द्वारा बनाया जाता है, इसकी स्पिनिंग होती है, इसको अनकॉम्ड यार्न भी कहते हैं। और इसमें ये कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं, रफ होते हैं, इसकी जो कॉम्बिंग होती है वो रफ होती है और इसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं जो कि उनको फ्लैट होने में बहुत अधिक डिफिकल्टी होती है, टाइम लगता है। और जो कॉम्ड यार्न होते हैं वो हाई क्वालिटी कॉटन फाइबर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और जो कि एक रॉ मटेरियल की तरह इनका यूज किया जाता है इसमें। और ये इनमें क्या होता है, जो कार्डेड यार्न होते हैं उन्हीं में कॉम्बिंग प्रोसेस की जाती है, कॉम्बिंग प्रोसेस को ऐड करके, मतलब कार्डेड यार्न में कॉम्बिंग प्रोसेस के थ्रू कॉम्ड यार्न तैयार किए जाते हैं। अब कॉम्बिंग क्या होती है, कॉम्बिंग में क्या होता है, जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जैसे फाइबर्स उसमें कुछ लॉन्ग होंगे कुछ शॉर्ट होंगे, तो उन शॉर्ट फाइबर्स को अलग कर दिया जाता है और जो भी कॉटन में इम्प्योरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं, उनको भी रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कि जो वो फाइबर है वो स्मूथ हो जाता है। अब जो फैब्रिक कॉम्ड यार्न से बनते हैं वो उनकी जो क्वालिटी होती है बहुत हाई लेवल की होती है, उनका टेक्सचर, उनकी वॉशेबिलिटी और उनकी ड्यूरेबिलिटी अधिक होती है। और इनको जब आप टच करते हो तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, उनका जो टेक्सचर है वो फाइन और स्मूथ होता है। अब इनका देखते हैं कि इनका जो श्रिंकेज रेट है और इनका जो डिफॉर्मेशन है इसमें क्या डिफरेंस है। जो कार्डेड यार्न है उनको जब आप वॉश करते हो तो ये इनमें जो श्रिंकेज रेट होता है बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत जल्दी ये अधिक श्रिंक होते हैं, जबकि जो कॉम्ड यार्न है वो स्मॉल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और जो डिफॉर्मेशन में क्या होता है, जो कार्डेड यार्न है वो जब आप वॉश करते हो उसके बाद में वो डिफॉर्म हो जाते हैं, जबकि जो ये कॉम्ड यार्न है वो स्मॉल हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस है कार्डेड यार्न और कॉम्ड यार्न में।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपने देख लिया जो कॉम्ड यार्न है वो कार्डेड यार्न से अधिक ड्यूरेबल होता है, उसकी वॉशेबिलिटी भी अधिक है, वो स्मूथ होता है, जबकि कार्डेड यार्न है कोरस होता है और लेस ड्यूरेबल होता है। लेकिन जो कॉम्ड यार्न है वो उसकी जो चूंकि क्वालिटी उसकी हाई होती है तो उसकी जो प्रोडक्शन होता है उसमें वो अधिक कॉस्टली होता है इसी कंपैरिजन में। अब है गैदरिंग इफेक्ट विल बी बेस्ड ऑन, इसका आंसर है सेकेंड, ए एंड सी, मतलब कि मलमल और शिफॉन, मतलब इन दोनों में मलमल और शिफॉन में जो गैदर्स डाले जाते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसका आंसर है थर्ड, ए एंड सी, बेसिक पे और इंसेंटिव्स, मतलब बेसिक पे और इंसेंटिव्स, जो कि इंसेंटिव्स में प्रोत्साहन। तो ये दोनों जो है कंपनसेशन की कंपोनेंट है। Which of the following statement describe the focus of the conceptual framework of system approach? System approach का जो conceptual framework होता है, ठीक है, वो किस पर फोकस करता है? इसका आंसर है 4, मीन्स A, B and D। पहला है मैनेजमेंट कैन नॉट बी व्यूड एज एन आइसोलेटेड एक्टिविटी। दूसरा है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विदाउट लॉसिंग साइट ऑफ टोटलिटी। और डी है इंटर रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शंस। ठीक है, हिंदी में भी आपको बता देते हैं। पहला है कि प्रबंधन को एक पृथक गतिविधि के रूप में नहीं देखा जा सकता, इस पर फोकस करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि समग्रता को नजरअंदाज किए बिना वैयक्तिक घटक, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है अंतर संबंध, अंतर्निर्भरता तथा पारस्परिक क्रिया, ये तीनों इसके पॉइंट्स हैं जिन पर कि फोकस किया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाउस प्लान आर टू डायमेंशनल? कौन से हाउस प्लान टू डायमेंशनल होते हैं? ए, सी एंड डी। पहला है फ्लोर प्लान, दूसरा एलिवेशन प्लान और तीसरा है लैंडस्केप प्लान। ये तीनों टू डायमेंशन होते हैं, मीन्स 2D होते हैं। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू प्रोग्रामिंग ग्राफिक्स मीन्स प्री डिजाइन फेज ड्यूरिंग डिजाइन डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब जब डिजाइन डेवलप किया जाता है उसके पहले जो प्री डिजाइन फेज होती है उस पर क्या क्या चीजें एप्लीकेबल हैं? इसका आंसर है सेकेंड, ए, बी एंड सी। मीन्स पहला ग्राफिक वर्कशीट, दूसरा है एनालिसिस कार्ड और तीसरा है वैरायटी ऑफ मैट्रिक्स। ये तीनों चीजें एप्लीकेबल होती हैं प्री डिजाइन फेज में। ट्रैक्शन रिफर्स टू, ट्रैक्शन क्या है? इसका आंसर है 4, ए एंड डी। पहला फीलिंग ऑफ बीइंग पुल्ड अलोंग बाय इनर्शिया इनहेरेंट इन द एक्टिविटी और दूसरा है इनर ड्राइव फॉर कंप्लीटिंग द टास्क इन हैंड। ओके, हम बता दे रहे हैं इसको हिंदी में क्या। ट्रैक्शन को संकर्षण कहते हैं और इसमें पहला है कि गतिविधि में अंतर्निष्ठ जड़त्व द्वारा खींचे जाने की फीलिंग और जो दिए गए कार्य को पूरा करने की जो अंतर प्रेरणा होती है वो ट्रैक्शन कहलाती है। Select the 3 reflexes that should disappear by 4 months of age in a normal infant. Means normal infant में जब बच्चा 4 month का हो जाता है देन उसमें कौन कौन से जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसका आंसर है पहला है टोनिक नेक, ये रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है। पैल्मर ग्रास, ये भी डिसअपियर हो जाता है। और तीसरा है इनवॉलंटरी सकिंग, ये भी जो है डिसअपियर हो जाती है। ये तीनों चीजें डिसअपियर हो जाती हैं 4 मंथ की एज में। अस्थमा अटैक
इन चिल्ड्रन आर यूजुअली प्रोवोक्ड बाय, मीन्स बच्चों में जो अस्थमा अटैक होता है वो किसके द्वारा प्रोवोक होता है, मीन्स बढ़ सकता है। इसका आंसर है थर्ड ए, सी एंड डी। मीन्स पहला है फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होता है, फिजिकल और जो मानसिक स्ट्रेस तनाव है उसकी वजह से होता है, फूड एलर्जी की वजह से हो सकता है, और तीसरा है सीजनल जो ट्रांजिशन मीन्स जो मौसमी परिवर्तन होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। Which of the following criteria can be used to define intellectual disabilities? इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? आंसर इसका है 4 बी, सी एंड डी। बी है सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, फिर इम्पेयरमेंट इन एडेप्टिव फंक्शनिंग, डी है डेफिसिट शुड बी मैनिफेस्टेड बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स। मीन्स जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है उसकी एवरेज से कम है तब कहा जा सकता है कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, या तो फिर जो एडेप्टिव फंक्शनिंग है उसकी उसमें इम्पेयरमेंट है, मतलब वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, और वो 18 ईयर्स के एज से पहले ही उसमें ये प्रॉब्लम है, कमी है जो देखी गई है, तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। ये इसके क्राइटेरिया हैं। फिर राधा एंड प्रदीप आर अनेबल टू हैव अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, द डॉक्टर मे सजेस्ट द फॉलोइंग ऑप्शन टू देम। मीन जो राधा प्रदीप हैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, उसमें अनेबल हैं, देन डॉक्टर उन्हें क्या सजेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन? पहला इसमें है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, और तीसरा है एडॉप्शन, मीन्स अडॉप्ट कर सकते हैं, सरोगेसी के थ्रू जो है बच्चा प्राप्त कर सकते हैं, और फिर यह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें IVF आप जानते होंगे कि इसमें क्या होता है, जो भी स्पर्म है और ओवम है उनको जो है बाहर, इन विट्रो का मतलब है कि शरीर से बाहर, तो शरीर से बाहर ही ओवम और स्पर्म को जो है लैब में फर्टिलाइज करवाया जाता है और देन जो है इसको ओवरी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अब a workshop conducted for young parents in preschool highlight best practices of child care, select silent areas promoted। मतलब यंग पेरेंट्स के लिए जो है वर्कशॉप कंडक्ट किया गया प्री स्कूल में, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है चाइल्ड केयर के लिए वो हाईलाइट की गई हैं। तो इसका आंसर है A, B एंड C। मतलब कि पहला तो प्ले को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, दूसरा है डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, और तीसरा है जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फिर है द रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन इन द मार्केटिंग इज टू, मतलब जो पब्लिक रिलेशन है उनका मार्केटिंग में क्या रोल है। इसका आंसर है A, B, C एंड E। A मीडिया को हैंडल करना, B कस्टमर रिलेशंस संबंध है जो कस्टमर से वो उसको मेंटेन करना, और C है बिल्ड कॉर्पोरेट इमेज, जो जिस कॉर्पोरेशन में वो काम कर रहे हैं उसके इमेज को बनाना, और फिर है E मैनेज पीपल्स परसेप्शंस, मतलब लोगों का जो भी परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण है, उसको मैनेज करना। फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, मतलब जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है लर्निंग को लेकर के वो क्या क्या है। इसका आंसर है पहला एनालिसिस, सिंथेसिस और कॉम्प्रिहेंशन। अब देख लेते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन है, पहला है कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर। अब जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो कॉग्निटिव डोमेन से है। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है जो कि उनकी कॉग्निटिव स्किल से रिलेटेड है, कि इसमें जो है 6 पॉइंट्स हैं। अब ये जो है ये 6 पॉइंट्स हैं, ये 1956 में दिए गए थे इनके द्वारा, जो कि 9 नॉन फॉर्म में थे, और फिर इसको 2001 में इसको रिवाइज किया गया
जो कि वर्ब फॉर्म में है। तो जो अभी क्वेश्चन है वो 1956 से ही रिलेटेड है, जिसमें कि इन्होंने बताया है एनालिसिस, सिंथेसिस और कॉम्प्रिहेंशन, और ये 2001 में इसको जब रिवाइज किया गया तो ये चीज़ें हैं। जैसे कि जो पहला स्टेप होता है ये लो से हाई लेवल की ओर जाता है। अब जैसे नॉलेज का मतलब है या रिमेंबर आप ले लो, तो नॉलेज का मतलब जब भी आप कोई नॉलेज, कोई भी नॉलेज आपको पता चलती है तो उसको क्या करते हो, आप गेन करते हो, नॉलेज को गेन करते हो, उसको याद करते हो, देन उसको समझते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हो। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स समझना, तो उसको समझते हो पहले, फिर उसके बाद में जो ये नॉलेज है, जहाँ पर ये रिमेंबर का या याद करने का मतलब है, इसका आप ये समझ सकते हो कि रटना। जैसे कि पहले क्या होता है, बच्चा रटता है, कोई भी चीज़ समझ नहीं पाता है तो उसको रटने की कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है। देन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है फिर उसको वो समझने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद में उसको अप्लाई करने की। जैसे कि आप फॉर्मूला ले लो, आप पहले उसको रटते हो, देन धीरे धीरे फिर उसको समझने की कोशिश करते हो, देन उसको अप्लाई करते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो कि वो जो फॉर्मूला है वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। मीन्स उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, फिर उसको कहाँ पर कौन सी गलती हो रही है उसको फिर नए सिरे से उसको आप देखते हो, एनालाइज करते हो, उसकी एनालिसिस करते हो, देन उसके बाद में उसको इवेल्युएट करते हो, उसका इवेल्युएशन करते हो, मूल्यांकन करते हो, और फाइनली फिर जो है एक नया चीज़ आप क्रिएट करते हो, कि जैसे कि एक फॉर्मूला, आप नया फॉर्मूला बनाते हो। तो यह है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। फिर दूसरा है इनका अफेक्टिव डोमेन, जो कि आपके इमोशंस और फीलिंग से रिलेटेड होता है, और इसमें भी लो से हाई की तरफ जाता है। पहला स्टेप होता है इसमें रिसीविंग, आप पहले रिसीव करते हो, देन रिस्पॉन्ड करते हो किसी भी चीज़ के लिए, फिर उसकी वैल्यू करना सीखते हो, देन उसको ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उसको करेक्टराइज करते हो या फिर इंटरनलाइज करते हो। फिर तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। इसमें जो है, इसमें भी 6 स्टेप हैं, दूसरे वाले में 5 स्टेप थे, इसमें 6 स्टेप है। इसमें साइकोमोटर जो कि आपके फिजिकल और मोटर स्किल से रिलेटेड होता है। इसमें पहले रिफ्लेक्स मूवमेंट आता है, जैसे कि आप छोटा बच्चा होता है पहले वो रिफ्लेक्स मूवमेंट करता है, कुछ उसके रिफ्लेक्स, जैसे कि अब रिफ्लेक्स मूवमेंट में आप कुछ तो ऐच्छिक होते हैं, कुछ अनैच्छिक होते हैं, कुछ आप करते हो, से कुछ चीज़ें, बच्चा छोटा होता है पहले किसी चीज़ को पकड़ना होता है तो अपने बॉडी को मूव कराता है, देन हाथों को मूव कराता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे पकड़ना, ग्रैब्स करना, या फिर ये जो है रिफ्लेक्स मूवमेंट जो कि खुद हम कर रहे हैं। और दूसरा होता है जो कि हमारे बिना हमारी इच्छा के हो रहा है, जैसे कि हमारे दिल धड़कता है या फिर हमारी आंखें जो है ब्लिंक करती रहती हैं, जो भी हमारे सिस्टम चल रहे हैं हमारी इच्छा के बिना वो चल रहे हैं, वो जो है रिफ्लेक्स, ये दोनों ही रिफ्लेक्स मूवमेंट में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट आता है, मीन्स आप जैसे छोटा बच्चा है तो पहले वो बैठ कर चलेगा, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखेगा, चलेगा, जो कि बेसिक है। फिर उसके बाद आप परसीव करते हो, मीन्स परसेप्चुअल आता है। फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है, मीन्स दौड़ना, भागना, कूदना, ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है। फिर आता है स्किल्ड मूवमेंट, मीन्स आप पर्टिकुलर किसी एक स्किल में जो है परफेक्ट हो, मतलब होते हो, एक्सपर्ट होते हो, जैसे कि आप लॉन्ग जंपिंग करते हो, हाई जंपिंग करते हो, तो ये स्किल्ड मूवमेंट होता है। फिर उसके बाद नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन है, मीन्स इसमें आपकी जो पूरी होल बॉडी है, जरूरी नहीं उसको ही आप मूव कराओ, इसमें आप जो है बिना मूवमेंट के भी आप कम्युनिकेट कर देते हो, जैसे कि आप गेस्चर्स के थ्रू, मैं जैसे कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो या आपको कोई टॉपिक पर समझा रहा है कोई भी टीचर, तो अगर वो कंफ्यूज है या फिर वो कॉन्फिडेंट है तो आप उसके फेस के मतलब गेस्चर से आप समझ जाते हो कि हाँ, कि वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है या फिर कंफ्यूजन में बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तीनों डोमेन, साइकोमोटर, अफेक्टिव और कॉग्निटिव, ये ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में है, ठीक है। आप ये समझ गए इसमें कि, और ये भी कि कौन सा पुराना है, ये ओल्ड है, और अभी जो 2001 में वो नया आ गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज आ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती है, इसका आंसर है थर्ड, BCND, मतलब बी टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग कंसेंसस, और डी है लॉन्ग टर्म अप्रोच, मीन्स ये लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है। और
सहमति प्राप्त करने की तकनीक होती है। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें सर्वसम्मति चाहिए। 2D एड्स यूज्ड इन एक्सटेंशन एजुकेशन एक्टिविटीज आर। 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल एड्स, जो कि एक्सटेंशन में एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर है पहला A, B एंड C। यानी पहला है फ्लैश कार्ड्स, फ्लिप चार्ट्स एंड पोस्टर। 2D का मतलब है जिसमें केवल लेंथ होती है और विड्थ होती है, उसमें हाइट या फिर डेप्थ नहीं होती है। अब आपका फ्लैश कार्ड, उसमें लेंथ और विड्थ होती है, फ्लिप चार्ट भी और पोस्टर में भी। तो ये 2D एड्स होते हैं। 3D एड्स में जिसमें कि लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और उसकी हाइट भी होती है, वो 3D एड्स में आते हैं। जैसे कि मॉडल्स आप ले सकते हो, वो 3D एड्स में आते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एफ डिस्ट्रीब्यूशन आर ट्रू। आंसर है इसका सेकंड A, C एंड D। पहला है एफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 सेट्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उसके 2 सेट होते हैं। फिर है C, एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट इज पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। मीन्स टेस्ट, ये नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है और इसमें जो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है वो बराबर समान होता है। और फिर है D, एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एन ऑल पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉजिटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एथिकल गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग रिसर्च विद ह्यूमंस। मीन्स कौन कौन सी एथिकल गाइडलाइंस हैं जो कि जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हो तो उसमें आपको फॉलो करना होता है। इसका आंसर है सेकंड A, C एंड D। पहला है गेटिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कंसेंट में होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। फिर C है कीपिंग पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिटी एनोनिमस, मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होनी चाहिए। और फिर D है टेलिंग पार्टिसिपेंट्स दैट दे आर फ्री टू विदड्रॉ एट एनी टाइम, मीन्स कि वो किसी भी टाइम पर जो है विदड्रॉ कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं रिसर्च को। फिर है इसमें सीरम लिपिड्स दिए गए हैं और कट ऑफ लेवल दिया गया है सॉरी। इसका आंसर है पहला, मीन्स पहले में टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब है। आंसर है इसका फोर्थ, मीन्स जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 mg पर DL होना चाहिए और जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो लेस देन 100 mg पर DL होना चाहिए और HDL कोलेस्ट्रॉल है वो 40 से 60 mg पर DL होना चाहिए और जो सीरम ट्राइग्लिसराइड है वो लेस देन 150 mg पर DL होना चाहिए। ये इसकी कट ऑफ लेवल है। फिर है न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिए गए हैं। इसका आंसर है थर्ड, मीन्स प्रोटीन्स की कमी से क्या होता है डिसपिगमेंटेशन ऑफ हेयर, जो कि आपने देखा होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में होता है, जो हेयर होते हैं वो 3 कलर के हो जाते हैं, फ्लैग लाइक हो जाते हैं। और जो विटामिन ए की कमी से क्या होता है फॉलिकुलर हाइपरकेरोसिस। विटामिन ए का जो हमने वीडियो शेयर किया हुआ उसमें इसके बारे में बताया गया, आप देख सकते हो। और थायमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है टैकीकार्डिया, मीन्स इसमें जो हार्ट रेट होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। और फिर है नियासिन, नियासिन कमी से क्या होता है ग्लॉसिटिस, मीन्स ग्लॉसिटिस में क्या होता है जो आपकी टंग होती है वो स्वेल कर जाती, वो इन्फ्लेमेशन उसमें होने लगता है, रेडिश हो जाती हैं। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है रैकेटिक रोजरी, ये भी हमने विटामिन डी का वीडियो आप शेयर किया हुआ है उसमें इसके बारे में बताया गया है, आप देख सकते हो। फिर है प्रिजर्वेटिव्स दिए गए हैं और किस किस फूड में उनका यूज किया जाता है। आंसर है सेकंड, पहला है बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है जैम्स और जेलीज को प्रिजर्व करने के लिए, और सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करने में, और नाइसिन का यूज किया जाता है चीज में, और एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है चटनी के लिए, और सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है प्रोसेस्ड मीट में।
फिर है फैब्रिक्स दिए गए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आंसर है थर्ड। कॉर्डुरॉय क्या होता है, मतलब ये सूती कपड़ा होता है, मोटा सूती कपड़ा कॉर्डुरॉय। इसका ये क्या होता है, अकट पाइल फैब्रिक विथ रिब्ड इफेक्ट, इसमें रिब्ड इफेक्ट होते हैं और ये कट पाइल फैब्रिक होता है। और जो मसलिन है वो होता है फैब्रिक मेड फ्रॉम कार्डेड यार्न ऑफ वेरियस थ्रेड काउंट्स अप टू 40, मीन्स ये कार्डेड यार्न से बना होता है, इसके बारे में बता चुकी हूँ। और इसके जो थ्रेड काउंट्स होते हैं वो 40 तक होते हैं। और आउटिंग फ्लैनल क्या होता है, ए फैब्रिक मेड ऑफ प्लेन और 12 वेब, मीन्स ये प्लेन या फिर 12 वेब से बना होता है और इसमें जो है सिंगल यार्न फिनिश होती है और इसमें एक या फिर दोनों साइड पर नैपिंग होती है। फिर है डी वॉयल्स, ये क्या होता है, इसका आंसर है, मतलब डिस्क्रिप्शन है, मेड ऑफ कॉम्ड मीडियम टू हार्ड ट्विस्टेड सिंगल यार्न्स, मीन्स ये कॉम्ड यार्न से बना होता है जो कि मीडियम से, इसमें मीडियम से हार्ड जो है से लेकर के हार्ड ट्विस्टेड सिंगल यार्न का यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसोर्सेज दिए गए हैं और उसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसका आंसर है पहला। पर्सनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्रिएटिविटी एंड नॉलेज, ये पर्सनल होते हैं, ये आपकी खुद की नॉलेज होती है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी होती है। और कॉम्पियर रिसोर्सेज क्या होते हैं, सोशल टाइज और फ्रेंडशिप, ठीक है। फिर कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं, बैंक्स एंड स्कूल्स, जो कि पूरी कम्युनिटी का इसका यूज करती है। और फिर है फैमिली रिसोर्सेज, जैसे कि हाउस एंड इक्विपमेंट, ये पर्टिकुलर फैमिली के लिए होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्डिंग मटेरियल्स दिए गए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आंसर है इसका सेकंड। ब्रिक्स ये क्या होते हैं, इसका आंसर है थर्ड। क्ले मोल्डेड ड्राई एंड बेक्ड इन किल्न्स, यानी कि ये भट्टा जो होता है उसमें ये तैयार किया जाता है। और वुड क्या होता है, ये है टीक, देवदार और महोगनी और वो ये लकड़ियां हैं। और क्वायर क्या होता है, ये फाइब्रस मटेरियल होता है ऑन द आउटर कोट ऑफ कोकोनट, ठीक है। कोकोनट के बाहर जो फाइबरस मटेरियल होता है उसे क्वायर बोलते हैं। और पार्टिकल बोर्ड क्या होता है, वेस्ट वुड फाइबर्स होते हैं, कंप्रेस्ड अंडर हीट एंड मॉइस्चर ड्यूरिंग एडेसिव, मीन्स ये मॉइस्चर और हीट के अंडर में इसको कंप्रेस्ड करके बनाया जाता है एडेसिव का यूज करके। फिर है मूवमेंट्स दिए गए हैं और किन्होंने इसको चलाया था। आंसर है थर्ड। SOS चिल्ड्रंस विलेजेस, जिसका आंसर है फिफ्थ। हारमन जेमनियर ने इसको चलाया था। सेवा इसको ईला भट्ट ने स्टार्ट किया था 1972 में। सेवा का मतलब है द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, जो कि 1972 में ईला भट्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और RTI मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, ये किसने चलाया था, अरुणा रॉय ने। और इसको 2005 में चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेधा पाटकर के द्वारा चलाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें टर्म दिए गए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि इसका आंसर है सेकंड। मैट्रिलोकल क्या होता है, इसमें फैमिली सिस्टम इन विच द हस्बैंड लिव्स नियर वाइफ्स पेरेंट, मीन्स जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के पेरेंट्स के साथ रहता है, वो मैट्रिलोकल कहलाता है। और दूसरा है पैट्रिलिनियल, जिसमें कि ट्रेसिंग डिसेंट थ्रू मेल लाइन, मीन्स जो उनका वंश है वो मेल से चलता है। और इंसेंट, जिसका सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन क्लोज फैमिली, जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। और मोनोथियज्म मतलब बिलीव इन सिंगल गॉड, मतलब एक सिंगल गॉड में जो विश्वास होता है उसको मोनोथियज्म बोलते हैं। फिर है एडवोकेसी टेक्निक दिया गया और उसका पर्पस, प्राइमरी पर्पस क्या है। नेटवर्किंग का मतलब है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ये आप जानते हो।
कोलेशन का मतलब क्या है? ग्रुप्स एक्टिंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए जो ग्रुप में एक्टिविटी की जाती है उसको बोलते हैं। फिर अलायंसेस का मतलब मोर परमानेंट अरेंजमेंट्स एमंग ग्रुप्स, ग्रुप्स के बीच में जो बहुत अधिक परमानेंट अरेंजमेंट एक होता है उसको अलायंसेस बोलते हैं। और लॉबिंग का मतलब है परसुएशन ऑफ स्टेक होल्डर। अब आते हैं नेक्स्ट पर। रिसर्च डिजाइन दी गई है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसका आंसर है पहला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसका आंसर है रिसर्चर डेलिबरेटली इन्फ्लुएंसेस इवेंट्स एंड इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। इसमें जो रिसर्चर होता है वो क्या होता है? इवेंट्स को प्रभावित करता है, फिर उसके बाद में उसके इफेक्ट जो इंटरवेंशन उसके लिए दिए गए हैं उन इंटरवेंशंस के इफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करता है। फिर है दूसरा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन। इसमें फोर्थ है रिसर्च इन्वेस्टिगेट चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में ये जो चेंजेस हो रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करता है। फिर है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन। इसमें रिसर्चर ऑब्जर्व्स इंडिविजुअल्स ओनली वंस, मतलब जो इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर रहा है वो एक ही बार करता है। फिर रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन। इसमें क्या रिसर्चर कलेक्ट्स डेटा रिफरिंग टू जो पास्ट इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड डेटा को वो कलेक्ट करता है रिसर्चर। फिर है अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेशन इन आई चेंजेस ड्यूरिंग विटामिन ए डेफिशिएंसी इन द करेक्ट, मतलब विटामिन ए डेफिशिएंसी में के स्टेप्स क्या क्या हैं। आंसर इसका फोर्थ। पहला है सी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, देन डी मतलब कि बाइटॉट्स स्पॉट आते हैं, देन फोटोफोबिया, देन जीरोप्थैल्मिया एंड देन केराटोमलेशिया। ये भी हमने विटामिन ए डेफिशिएंसी के वीडियो में बताया है स्टेप बाय स्टेप, आप देख सकते हो वहां पर डिटेल्स जा करके। फिर है अरेंज द स्टेप्स टू सेट द निडल इन सेविंग मशीन इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसको सीक्वेंस में लगाना है। आंसर है सेकेंड। पहले है रेज निडल बार टू हाईएस्ट बाय टर्निंग फ्लाई व्हील। जो फ्लाई व्हील है उसको आप टर्न करके जो निडल बार है उसको उठाते हो ऊंचाई तक। फिर जो थंब स्क्रू है निडल बार पर उसको लूज करते हो, फिर निडल को अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करते हो। फिर कीप फ्लैट साइड ऑफ निडल टूवर्ड्स ग्रूव, और जो ग्रूव है उसकी तरफ जो निडल की फ्लैट साइड को रखते हो। एंड फिर क्या करते हो? इंसर्ट निडल थ्रू निडल क्लैंप, निडल क्लैंप में के थ्रू निडल को आप इंसर्ट करते हो, निडल डालते हो, फिर लास्ट में आप जो क्लैंप होता है उसको टाइट कर देते हो। ये इसके स्टेप्स थे कि निडल को कैसे डालते हैं। फिर अरेंज द स्टेप्स ऑफ कोकून प्रोसेसिंग फॉर सिल्क यार्न प्रोडक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब सिल्क यार्न की प्रोडक्शन में कोकून प्रोसेसिंग जो होती है उसके स्टेप्स बताने हैं। तो पहला है ई, पहले सॉर्टिंग छांटते हो आप, देन रीलिंग उसको लपेटते हो, फिर थ्रो करते हो, स्पिन करते हो, फिर डिगमिंग जो गम है उसको हटाते हो, फिर वेटिंग आती है। ये है सिल्क यार्न प्रोडक्शन की प्रोसेस। फिर अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ अ टाइम प्लान इन करेक्ट सीक्वेंस। अब इसको सीक्वेंस में लगाना है। पहला है बी, लिस्ट ऑल, जो भी फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल एक्टिविटीज उनको लिस्ट डाउन करोगे। फिर प्रत्येक एक्टिविटी के लिए कितना टाइम रिक्वायरमेंट चाहिए वो उसको एस्टिमेट करोगे। फिर आप जो टोटल एस्टिमेटेड टाइम है उसको जितने टाइम अवेलेबल है उसके साथ में बैलेंस करोगे। फिर टाइम सीक्वेंस डिटरमाइन करोगे और फाइनली जो है टाइम शेड्यूल बनाओगे। ये था टाइम प्लान। अब आते हैं 130 क्वेश्चंस पर। आर इन द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिजाइन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर। मीन जो डिजाइन प्रोसेस है उसको कैसे होता है उसको सीक्वेंस में लगाना है। इसका आंसर है फोर्थ। पहले प्रोग्रामिंग करोगे, देन स्कीमेटिक डिज़ाइन, फिर आता है डिज़ाइन को डेवलप करना, फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन को कंस्ट्रक्ट करना,
फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कंस्ट्रक्ट करना। अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द अटेनमेंट ऑफ कॉग्निटिव माइलस्टोन इन चिल्ड्रन। इसका आंसर है थर्ड। कॉग्निटिव माइलस्टोन कौन कौन से हैं उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो पहला है ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है पहले, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को वो इमेजिन करता है जो कि उसके माइंड में फिट हो जाता है। जब भी इसे भूख लगती है तो उसको वो फूड का पिक्चर उसके माइंड में आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं उसको। फिर मेक बिलीव प्ले, कल्पनात्मक खेल वो खेलता है। फिर सी आता है कंजर्वेशन ऑफ लेंथ, और फिर प्रोपोजिशन थॉट। फिर उसके बाद में उसके थॉट्स डेवलप होने लगते हैं। फिर अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस स्टेजेस ऑफ एडल्ट साइकोसोशल डेवलपमेंट एज गिवन बाय वैलेंट। इनके द्वारा जो साइकोसोशल डेवलपमेंट दिया गया था एडल्ट के लिए, उसको करेक्ट सीक्वेंस है। आंसर पहले क्या है इसमें, इंटीमेसी, देन कैरियर कंसोलिडेशन, देन जनरेटिविटी, फिर है डी कीपर्स ऑफ मीनिंग, और देन ईगो इंटीग्रिटी। चूँकि हम जो एक्सप्लेन करते हैं उसकी वजह से जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाता है, बट ये भी ज़रूरी है एक्सप्लेन करना, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं। तो साथ साथ में आप क्वेश्चन आंसर के साथ साथ में आप उसको समझते चलते हो तो आपके लिए बेटर होता है, वो आपके माइंड में वो फिट हो जाता है, तो आपको याद करने में, वो चीज़ें समझने में ईजी होता है। अब आता है अरेंज द स्टेप्स फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर। आंसर है इसका 4। पहला आस्किंग पार्टिसिपेंट टू रजिस्टर फॉर ट्रेनिंग, पहले उनसे वो पूछोगे कि वो ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए कहोगे। देन मेकिंग पार्टिसिपेंट प्ले आइस ब्रेकिंग गेम्स, ये आइस ब्रेकिंग जो गेम्स है उनके लिए उनको प्ले करने के लिए कहोगे। फिर है कि मेकिंग पार्टिसिपेंट इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, खुद को वो इंट्रोड्यूस करने के लिए करवाओगे। फिर है यूजिंग एनर्जाइजर्स विद पार्टिसिपेंट के साथ में, जो एनर्जाइजर्स जो कि उनको एनर्जी प्रोवाइड कर सके उसका यूज़ करोगे जिससे कि उनको एनर्जी मिले। और फिर फाइनल एलिसिटिंग फीडबैक फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आप फीडबैक लोगे। अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। आप लिसनिंग प्रोसेस में उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो पहले आप क्या करोगे, हियरिंग, सुनना, पहले आप सुनते हो, उसको समझते हो, फिर उसको याद करते हो, देन आप उसको इवैल्यूएट करते हो, फाइनली फिर आप जो है रिस्पॉन्स करते हो। क्योंकि आज मैं बहुत अपने हिसाब से अपनी तरफ से इसको फास्ट वीडियो करने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आपको समझा दूँ, उसको एक्सप्लेन भी कर दूँ। अब है अरेंज द स्टेप्स ऑफ सिस्टमैटिकली प्लान रिसर्च इन द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब जो भी प्लान रिसर्च में वो कैसे कैसे सिस्टमैटिकली उसको अरेंज करना है। तो पहले आप क्या करते हो, रेशनल्स या बैकग्राउंड ऑफ स्टडी वो तैयार करते हो, उसको जानते हो। फिर आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, हाइपोथेसिस तैयार करते हो, ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस और जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस उसको तैयार करते हो। फिर उसके बाद में आप सैम्पलिंग करते हो डिज़ाइन की, और टूल्स तैयार करते हो डेटा कलेक्शन के लिए। फिर उसके बाद में आप उसको एनालाइज करते हो डेटा को, और जो भी स्टैट है आप उस पर अप्लाई करते हो उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी सिग्निफिकेंस हो कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है जो आपको चाहिए वो। फिर लास्ट में आपको इंटरप्रेट करते हो और इन्फ्रेंसेस तैयार करते हो। फिर आता है एसर्शन और रीजन दिया गया है। तो इसमें है कि टू गेट गुड पफ्ड अप एंड सॉफ्ट चपाती वन मस्ट रीनीड द डो आफ्टर लीविंग द डो फॉर अबाउट हाफ एन आवर। मीन्स
डो को आप आधे घंटे के लिए जो है छोड़ देते हो, ठीक है। आप गूंथते हो, फिर उसके बाद में उसको डो बना करके उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हो। फिर उसके बाद में उसको जो है दोबारा से उसको नीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको गूंथने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि जो चपाती है वो सॉफ्ट होती है और पफ्ड होती है, मतलब अच्छे तरीके से। तो ये प्राप्त करते हो, इसके लिए आपको जो उसको आधे घंटे छोड़ना पड़ता है, दोबारा से रीनीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका रीज़न है कि जो रीनीडिंग है, द डो हेल्प इन ग्लूटेन डेवलपमेंट, ये ग्लूटेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है रीनीडिंग, विच हैज स्ट्रेच प्रॉपर्टीज एंड हेल्प इन पफिंग अप, जो कि जो ग्लूटेन होता है वो क्या होता है, उसमें स्ट्रेच प्रॉपर्टी होती है, और वो वो है चपाती आप बनाते हो उसकी पफिंग में वो हेल्प करता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो रीनीडिंग है वो ग्लूटेन डेवलपमेंट करती है, जो कि स्ट्रेचेबल होता है और चपाती को पफ बनाने में हेल्प करता है। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। अब आते हैं फिर स्टेटमेंट है कि स्टीमिंग इज यूजफुल इन फिनिशिंग फैब्रिक्स, मतलब फैब्रिक की फिनिशिंग के लिए स्टीमिंग जो है यूजफुल होता है। इसका रीजन है कि इट इज हेल्पफुल, ये हेल्पफुल है एज इट हेल्प्स पुशिंग पाइल अप फज इट इरेक्ट एंड गिविंग फैब्रिक इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस। मीन्स ये जो आप स्टीम देते हो उससे वो क्या करता है, जो उसमें पाइल्स होते हैं उसको पुश करता है, और जो फज हैं उसमें वो इरेक्ट हो जाते हैं और फैब्रिक को वो ओरिजिनल अपीयरेंस जो है देते हैं। तो ये क्या है, ये सही है, दोनों ही आंसर इसके, मतलब जो स्टेटमेंट है उसका जो रीजन है वो सही है। आप हिंदी में चाहो दे सकते हो इसको, कपड़े के परिष्करण मीन्स जो स्टीमिंग क्यों दी जाती है, क्यों उपयोगी है, ये इसलिए क्योंकि ये कपड़े के खड़े रुआओं के ढेर दबाने व कपड़े के अपने वास्तविक रूप में आने में मदद करता है। जो कपड़े में रोए आ जाते हैं उनको दबाने में हेल्प करता है। अब आते हैं, लेग मसल्स शुड बी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग लोड्स ऑफ द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ बैक मसल्स। मीन्स आप जब भी ग्राउंड से कोई भी चीज़ें, कोई भी लोड उठा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप लेग मसल्स की जगह बैक मसल की जगह आपको लेग मसल का यूज़ करना चाहिए ग्राउंड से कुछ भी उठाने में। इसका रीज़न ये है कि बैक मसल आर वीकर देन लेग मसल, जो बैक मसल है वो लेग मसल के कंपैरिजन में कमज़ोर होती हैं। इसका दोनों ही करेक्ट है। फिर है कि स्टेटमेंट है द एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स हु रजिस्टर फॉर एडॉप्शन इज अबव 40 ईयर्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में अगर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो जो पेरेंट्स एडॉप्शन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं उनकी जो एज है वो 40 ईयर्स के अबव होती है, ठीक है, ये इंडिया में है। जो एवरेज एज उनकी होती है वो 40 ईयर्स से अबव होती है। इसका रीज़न है दिया इन्होंने कि अर्बन कपल्स आर नॉट वांटिंग टू हैव चिल्ड्रन एट अ यंगर एज। जो अर्बन कपल्स हैं वो यंगर एज में चिल्ड्रन नहीं चाहते हैं, एंड देयरफॉर आर ऑप्टिंग फॉर एडॉप्शन, इसलिए वो जो है एडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चे को। अब इसका जो आंसर है वो है कि जो स्टेटमेंट है वो तो सही है कि मतलब जो 40 ईयर्स एवरेज एज है, 40 ईयर से अबव, वो इंडिया में है, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है, रीज़न गलत है। फिर है स्टेटमेंट पॉपुलर सिनेमा कैन नॉट इन्फ्लुएंस द नोशंस एंड मीनिंग ऑफ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। मीन्स जो पॉपुलर सिनेमा है, लोकप्रिय सिनेमा पुरुषत्व व स्त्रीत्व की धारणा को प्रभावित नहीं करता है, ये स्टेटमेंट है। और इसका जो तर्क है, रीजन है, वो है लैंगिकता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण करने वाले अधिकर्ता यानी कि एजेंट पुरुषत्व व स्त्रीत्व की धारणा को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 4। जो स्टेटमेंट है वो गलत है, जबकि जो उसका तर्क है वो सही है। मीन्स जो पॉपुलेशन है कांट इन्फ्लुएंस द नोशंस एंड मीनिंग ऑफ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। जो मस्कुलाइन फेमिनाइन का मतलब है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है, सिनेमा नहीं इन्फ्लुएंस करता है, और जो रीज़न है
नहीं करता है, ये चीज़ जो है गलत है, क्योंकि सिनेमा जो है ये प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और जो जेंडरिंग है ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जो सोशलाइजेशन एजेंट हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन को इन्फ्लुएंस करने में। अब है ये पैरा दिया गया है, तो इसका मैं क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ। आप बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप पैरा पढ़ करके इसको जान सकते हो। अब है पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2018 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, इंडिया इज हैविंग अ थर्ड ऑफ वर्ल्ड्स बर्डन ऑफ। इसका आंसर है सेकेंड, स्टंटिंग। ठीक है, अब ये आप पैरा में देख सकते हो कि 2018 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया में थर्ड नंबर पर क्या प्रॉब्लम है, किसका बर्डन है, तो ये यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू 2018 global nutrition report released in November 2018, India holds almost a third of the world's burden for stunting। ठीक है, ये इसका आंसर है, सेकंड लाइन में है। फिर है अकॉर्डिंग टू NFHS4 डेटा, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डेटा के अनुसार कितना परसेंट चिल्ड्रन है जो कि अंडर 5 हैं वो एनेमिक हैं। आंसर इसका सेकंड है, 58.4% चिल्ड्रन हैं जो कि अंडर 5 चिल्ड्रन हैं वो एनेमिक हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ के अकॉर्डिंग। और ये दिया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 also pointed out that India has a very high burden of micronutrient deficiency, okay, caused by vitamin A, iodine, ये दिया गया है। फिर यहाँ पर है द सर्वे फर्दर ऑब्जर्व दैट 58.4 चिल्ड्रन अंडर 5 इन इंडिया आर एनेमिक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, फिर है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 विच कंट्री इज रैंक्ड सेकंड इन हैविंग स्टंटेड चिल्ड्रन। इसका आंसर है नाइजीरिया। इसका भी आंसर मैं दिखा दे रही हूँ, ये देखिएगा। इंडिया होल्ड सॉरी फिजिकल मेजर, देखिए इंडिया टॉप्स टॉकिंग अबाउट the children who are stunted, India tops the list 45.6 million, followed by Nigeria 13.9 million, यानी कि सेकंड नंबर पर नाइजीरिया है। फिर है इंडिया हैज अ हाई बर्डन ऑफ फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आंसर है इसका सेकंड, यानी कि ए, बी एंड डी, ग्वाइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, और डी है अनीमिया। ये भी पैरा में दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो पैरा में ये है। फिर है इंडिया हैज हाई प्रेवलेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है कौन कौन सी है, इसका प्रेवलेंस रेट अधिक है। इसका आंसर है सेकंड, ए एंड डी, विटामिन ए और डी आयरन, ये इन दोनों का प्रेवलेंस रेट अधिक है। ओके, फिर ये सेकंड पैरा दिया गया है। इसमें है क्वेश्चन कि निर्भया फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच एजेंसी। इसका आंसर है सेकंड, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो निर्भया फंड वो दिया जाता है। अब इसको मैं दिखा देती हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। ओके, ये पढ़ना पड़ेगा, ये देखिए आप मिल गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड निर्भया फंड फॉर विमेन सेफ्टी। ओके, फिर है सेकंड क्वेश्चन कि इन द फर्स्ट फेज हाउ मैनी वन स्टॉप सेंटर्स वर्क सैंक्शन इन द कंट्री। आंसर है थर्ड, 1 सेंटर पर स्टेट या पर यूनियन टेरिटरी।
अब इसका है आंसर, ये आप देख सकते हो। इन द फर्स्ट फेज 1 सेंटर वॉज सैंक्शन पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फिर है फिर थर्ड क्वेश्चन है इसमें। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ यूएन डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस 1993 डेफिनेशन विच इज नॉट कंसिडर्ड एज जेंडर एब्यूज। इसका आंसर है सेकंड, डोमेस्टिक वायलेंस को जेंडर एब्यूज नहीं समझा गया, जबकि जो फिजिकल हार्म टू वुमेन है, सेक्सुअल हार्म टू वुमेन है और डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी, इनको जो है जेंडर एब्यूज कंसीडर किया गया है। ठीक है, आप देख लेना, पैरा में ये दिया गया। फॉलोइंग कंसीडर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस इन इंडिया। क्या क्या है? आंसर है इसका सेकंड, ए एंड डी। पहला है डोमेस्टिक वायलेंस जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस है, और डी है सेक्सुअल वायलेंस। ओके, तो ये लास्ट आंसर है क्वेश्चन आई थिंक। वन स्टॉप सेंटर स्कीम हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसमें? सेकंड है ए बी एंड डी, मेडिकल एड, लीगल एड, और डी है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर के इस स्कीम के अंदर में ये आते हैं। ओके, तो ये था ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जो दिसंबर 2019 में होम साइंस का पेपर हुआ था। सो अब ये फाइनली ये पेपर कंप्लीट हो गया है। चूँकि ये जो वीडियो है बहुत लंबा चला गया, क्योंकि इसके साथ में हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, इस वजह से ये वीडियो लंबा हो गया। बट ये है कि आपको ये समझ में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन के थ्रू। आप जो ये अदर पॉइंट्स हैं उसके ऑप्शन है उसको भी समझ सकते हो, क्योंकि ये फर्दर हो सकता है कि फर्दर एग्जाम में जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कोई पूछ ले, तो इसलिए आपको सारे ऑप्शन को पढ़ना, उसको डिस्क्राइब करके पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो देन प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।